हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर से कंटिन्यू ही कर रहे हैं हम इसको। हीट ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आज हम कुछ और भी देखने वाले हैं, जैसे हीट ऑफ रिएक्शन के बाद जैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ सॉल्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टाइप की हीट्स पढ़नी है, और साथ में और जो टॉपिक्स हमें देखने हैं आज, वो लिखना है ज़ीरोथ लॉ क्या होता है, लेवोशियर लैप्लास लॉ क्या होता है, हेस लॉ क्या होता है, और एक आधा एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूएस में हीट का, उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई हम न्यूट्रल रिएक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है उसका ही नाम होगा। ठीक है, तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, आप न्यूट्रल किसको करते हो? एक एसिड और एक बेस, मतलब एक एसिड और एक बेस की जब रिएक्शन कराओगे, ठीक है, उस दौरान जो हीट रिलीज होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट released when acid and base neutralization reaction occurs. Neutralization reaction occurs. ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि न्यूट्रल रिएक्शन कैसे होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगी? जैसे मान लीजिए आपने 1 मोल HCl लिया, 1 मोल NaOH लिया, तो इससे आप जानते हो कि 1 मोल NaCl बनेगा, ठीक है, और 1 मोल H2O बनेगा। यही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली? यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है कि इसका H प्लस, इसका OH माइनस आपस में रिएक्ट करके H2O बना रहे हैं। ठीक है, और इसका Cl माइनस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन और बेसिक का OH माइनस दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होके H2O बना रहे हैं। ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो एक H प्लस दे रहा है, यानी कि इसका 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये जो OH माइनस दे रहा है, ये 1 इक्विवेलेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो जब 1 इक्विवेलेंट H प्लस 1 इक्विवेलेंट OH माइनस के साथ जब रिएक्ट करता है, तो एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि when 1 equivalent of acid and 1 equivalent of base reacts, ठीक है, तो 13.7 किलो कैलोरी ऑफ हीट रिलीज्ड। ठीक है, कितनी हीट रिलीज होती है? 13.7 किलो कैलोरी। बात समझ में आई? ठीक है, और अगर जूल में बात करें तो जूल में 57.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जूल में कितनी रिलीज होती है? 57.2 किलो जूल पर मोल। और जब कैलोरी में बात करते हैं तो कितनी हीट रिलीज होती है? 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसका मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस और 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस अगर रिएक्ट कराओगे, तो इससे जब H2O बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है, पर मोल। वहीं अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा एसिड ले रहे हो जिससे 2 मोल H प्लस आयन आ रहे हैं, और एक जो OH माइनस है वो भी 2 मोल आ रहे हैं, तो जो हीट रिलीज होगी, देखो, जैसे मान लीजिए 2 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आ रहे हैं और 2 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आ रहे हैं, तो यानी कि 2 मोल, तो यानी कि 2 मोल H2O बनेगा। तो इस दौरान जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी? 2 × -13.7 किलो कैलोरी पर मोल।
क्योंकि इक्विवेलेंट अगर डबल हो जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है वो भी डबल हो जाएगी। तो ये याद करो, फैक्टर से रिलेटेड बात तो नहीं है, जो हमने पढ़ा था कि मोल्स अगर डबल हो जाएंगे तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो रही होगी वो भी डबल हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जब आपने H प्लस और OH माइनस के आयंस की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, ठीक है, तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, जैसे 2-2 मोल्स आ रहा है, तो यहाँ अगर न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो हीट भी ज़्यादा रिलीज होगी। उसी तरीके से अगर मैं 3 इक्विवेलेंट ले लूँ H प्लस के और यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट ले लूँ OH माइनस के, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और ये ऐसे कंटिन्यूअस चलता जाएगा, 3 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती ही जाएगी। बस समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है वो कितनी होती है, एक तो 13.7 किलो कैलोरी होती है, ठीक है, एक एक इक्विवेलेंट में, और जब 2 किलो जूल में बात करते हैं तो 57.2 किलो कैलोरी किलो जूल पर मोल की हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी किसकी बात, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो नेक्स्ट है, देखिए 4th नंबर, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। तो हाइड्रोजन ऐड किस में करते हो, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपने थोड़ी बहुत पढ़ी की है कि डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन की चेन होती है उसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, ठीक है, इसी को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। जैसे लेट सपोज कि ये है, ठीक है, इसमें जैसे ही आप 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करोगे ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए आपने एल्काइन ले ली, ठीक है, इसमें आपको कितने मोल हाइड्रोजन लगेंगे एल्केन बनाने में, 2 मोल हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। भाई 2 बॉन्ड गायब करने के लिए 4 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 बॉन्ड गायब करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो यहाँ पे हम H2 के फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, किसके फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, H2 के फॉर्म में। बात समझ में? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ heat released when an unsaturated hydrocarbon is completely converted into हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब कंप्लीटली सेचुरेटेड कार्बन में, सेचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, और अनसेचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो जब डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन जब हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है उसको क्या बोला जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोला जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसको भी क्या बोला जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बात समझ में आ रही है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हम किसको बोलने जा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं, एल्काइन प्लस H2 गिव्स इथीन, ठीक है, यहाँ पर ये इथीन है, यहाँ पर ये इथाइन है, ठीक है। ऑर्गेनिक आई थिंक थोड़ी बहुत तो आती होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक बॉन्ड को गायब करके यहाँ पे इथीन बना रहे हैं, तो इस दौरान जो हीट रिलीज हो रही है क्या वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाएगी, तो वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बनाया, यहाँ पर आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बनाया, यहाँ पर ये आपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रखा है, ठीक है। और हमारी डेफिनेशन हमसे कहती है कि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना पड़ेगा। तो जब तक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा तब तक
वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं कहलाएगी, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड जो है हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर सिंगल होने चाहिए। कैसे बॉन्ड होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के दौरान क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल बॉन्ड होता है और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप बॉन्ड बनता है, वैसे पढ़ ही रखा होगा कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जो कि मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल बॉन्ड अगर बनेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। बस समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या है? हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, आई थिंक 5th नंबर होगा ये। ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन से आपको क्या बात समझ में आ रही है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप एटम में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, किसमें? एटम में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। जैसे H2 दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है? H2 गैस दे रखी है। तो जब H2 गैस को जब आप इसमें एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगी? आपकी हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हीट ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन क्या ये हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी क्या? तो आप यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। या यूं मान लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, जैसे ये तो बराबर हो गया। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, इसको अगर मैं ऐसे ले लूं तो क्या ये हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी? नहीं भाई। यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ये HH बॉन्ड है, ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहे हो, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को तोड़ के आप एक एटम बनाने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये तो वैसे ही ऑलरेडी एक सिंगल हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक सिंगल हाइड्रोजन का एटम है, तो ये थोड़ी ना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सीधा क्या होगा डेफिनेशन? तो सीधी डेफिनेशन हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ heat released when 1 mole of substance is converted into gaseous atoms, ठीक है। जब हम किसी भी एटम को गैस मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को तोड़कर गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहलाएंगे हम? उस प्रोसेस को क्या कहलाएंगे? हीट ऑफ एटमाइजेशन। और एटमाइजेशन के दौरान आप बॉन्ड तोड़ रहे हो और बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन इज कंप्लीटली इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए Cl2 ले रहे हो, तो इसमें हाफ Cl में अगर गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या ये हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी? तो ऑफ कोर्स ये हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी, क्योंकि ध्यान से देखिए ये Cl2 है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़कर आप Cl बना रहे हो, तो यहाँ पे आप एक बॉन्ड तोड़ रहे हो और मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर ये हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी, यानी कि ये हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। ये हीट ऑफ एटमाइजेशन
नहीं कहलाएगी, और ये हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? एक बार देख लो इसको, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? ठीक है। तो यानी कि कोई बॉन्ड तोड़ रहे हो तो हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, बाद में एंड में एटम भी बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी भी मॉलिक्यूल ही है, एटम बनना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी हीट ऑफ एटमाइजेशन। बात समझ में आई? तो बात समझ में आ रही है, ये हो गई हमारे हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात। नेक्स्ट टॉपिक की जब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नया नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने एंट्रोपी फेज ट्रांजिशन में पढ़ा था, चेंज इन एंट्रोपी जब आपने फेज ट्रांजिशन में देखा था, तो आपको वही चीज देखनी है यहाँ पर भी हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर मतलब ये है बेसिकली कि आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हो, या लिक्विड से गैस में कन्वर्जन कर रहे हो, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन कर रहे हो। तो ये चीज आप अच्छे से जानते हो कि तीन चीजें होती है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करने को हम वेपराइजेशन कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो उस दौरान जो भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होगी वो क्या कहलाएगी? उसी हीट की, उसी प्रोसेस की एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहली प्रोसेस की बात करता हूं, तो पहली प्रोसेस है हमारी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या कहलाएगी? ये, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अब फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूजन का मतलब ये है कि जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, वही हमारी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of solid substance is converted into liquid। ठीक है, 1 mole of solid substance is converted into liquid, ठीक है, at its melting point। कब? मेल्टिंग पॉइंट पर। तो उसे क्या कहलाते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O है। ठीक है, H2O सॉलिड फॉर्म में, जिसको आइस आप कहते हो, इसको हीट करके किस में कन्वर्ट करोगे आप? लिक्विड में। ठीक है, लेकिन आपको सब्सटेंस कितना लेना है? 1 मोल लेना है। कितना लेना है? 1 मोल लेना है। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या कहलाएंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? हमारी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप 1 मोल सॉलिड को जब कन्वर्ट कर रहे हो, वो आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है, देखो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो हमेशा कैसी प्रोसेस होगी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? सोचो। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी ही पड़ेगी जनरली। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेकेंड प्रोसेस, जो कि है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सेकेंड प्रोसेस कौन सी है हमारी? एंथैल्पी ऑफ ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो जब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, वेपराइज कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of substance is vaporized
into gases at its कौन सा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, is called एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डेल्टा एच अपॉन वेपराइजेशन, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा एच नीचे थोड़ा सा वेपराइजेशन लिख देंगे, ठीक है। तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गया। अब इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जाहिर सी बात है H2O क्या ले लोगे, लिक्विड, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, H2O गैस में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 1 मोल सब्सटेंस लेना है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा मोल लिए हैं तो वो वैल्यू भी मल्टीपल होती जाएगी। अगर यहाँ पे 2 मोल ले लिए हैं तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो 2 मोल हो जाएगी, क्योंकि यूनिट पे ध्यान दिया करो, यूनिट जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो 1 मोल के लिए दे रखी होगी। जाहिर सी बात है, सीधा सीधा लिखा होता है x किलो जूल पर मोल या x कैलोरी पर मोल, तो यानी कि वो 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री के आगे मैं 3 लगा दूँ तो आपको जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो तो 1 मोल के लिए दे रखी होगी, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए डेफिनेशन में साफ साफ लिखा होता है 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल पे आपको फोकस करना है। तो एंथैल्पी ऑफ जो वेपराइजेशन है वो भी कैसी प्रोसेस है, वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन is an endothermic process। कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है अपनी कौन सी, थर्ड है इसमें, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है, तो सब्लिमेशन का मतलब क्या है, जब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो डायरेक्टली, तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन में मैं रिलीज लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब्ड, जहां पे भी मैंने रिलीज लिखा है वहां पे और एब्जॉर्ब्ड भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करना है, ठीक है, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, क्योंकि ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस दौरान तो एनर्जी रिलीज थोड़ी हुई, इस दौरान तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई होगी, ठीक है। तो प्रोसेस के दौरान जब डेफिनेशन हम लिख रहे होंगे तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब दोनों बातें आएगी, ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां पे एब्जॉर्ब्ड हो रहा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग 1 मोल of solid substance is converted into gaseous is called enthalpy of sublimation, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये भी एक कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो सब्लिमेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो H2O सॉलिड है, सॉलिड से सीधा आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, H2O गैस में,
तो इस दौरान जो हीट रिलीज हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो तीनों की तीनों जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन थी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन थी और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तीनों की तीनों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो डेफिनेशंस को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं पर रिलीज्ड या एब्जॉर्ब लिखा है, तो वो प्रोसेस के थ्रू आप आइडिया लगा लेना कि अगर मैंने एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला है तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अगर प्रोसेस मैंने एक्सोथर्मिक बोली है तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट चल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन पे, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब नंबर जो भी हो, तो नेक्स्ट नंबर है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। The amount of energy released when 1 mole of anhydrous salt, ठीक है, 1 mole of anhydrous salt is dissolved in solvent, ठीक है। किसमें, सॉल्वेंट में हम जब डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट को पानी में डाला है, ठीक है, तो इसको 5 H2O के मॉलिक्यूल जो है जनरली घेर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका हमारा कुछ ऐसा होगा, जब कॉपर सल्फेट को हम पानी में डालेंगे H2O, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। तो एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल को 5 H2O के मॉलिक्यूल जो है घेर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे ही हम ले सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट को जब हम पानी में डालेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट को 7 H2O के मॉलिक्यूल जो हैं वो घेर रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं, ये क्या हो गई हमारी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ये कैसी है, देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर रहे हैं, तो एक तरीके से एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या है, बॉन्ड बन रहा है एक, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है और ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यानी कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है कैसी एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो क्या होती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या हीट ऑफ सॉल्यूशन, एक ही बात है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा H, नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, तो यानी कि जब भी हम किसी 1 मोल सब्सटेंस को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो पानी के अंदर डालने के बाद देखो लार्ज वॉल्यूम में डाल रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगी, हीट एनर्जी निकलेगी, क्योंकि कोई ना कोई अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो भी सब्सटेंस आपने डाला है वो क्या होना स्टार्ट होगा, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिजोल्व होने की वजह से आयनाइज होगा तो जैसे वही सेम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी तो रिलीज हो गई। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या था, हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन में फर्क क्या था। दोनों में मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन बातें अलग अलग है। देखो क्या है
कि जब आपने इसके अंदर सॉल्ट डाला, मानी पानी के अंदर जब आपने सॉल्ट डाला तो Cl माइनस और Na प्लस में आयनाइज हो गया, और इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे, इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड करने लगे। क्या करने लगे? सराउंड करने लगे। और जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ये हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हीट ऑफ सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डाला, वो आयनाइज हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो चुकी है, यानी कि अब स्टेबल सिस्टम, मतलब सिस्टम जो है वो स्टेबल हो चुका है। अब इसके अंदर आप अगर और वाटर डालते हो तो भी कोई एनर्जी रिलीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने इतना एक्सेस ऑफ अमाउंट में इस सब्सटेंस को डाला है, NaCl को डाला है, इतने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर इस NaCl को डाला है कि जितनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होनी थी उतनी हो चुकी है। ठीक है, अब रिलीज नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ सच लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दैट द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोर हीट। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो फिर, तो द अमाउंट ऑफ हीट released or absorbed, ठीक है, when 1 mole of substance is dissolved in large amount of solvent such that further addition of solvent does not produce any heat is called एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यानी कि इसमें और कोई इसका कोई एग्जांपल का सेंस है नहीं। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट को आपने किस में डाला? पानी के अंदर डाल दिया, ये आयनाइज हो चुका है। ठीक है, ये आयनाइज हो चुका है। ठीक है, अब ये आयनाइज तो हो गया एक्वस में। ठीक है, अब आप इसके अंदर जितना भी पानी डालो, ठीक है, इसमें और अमाउंट की हीट रिलीज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें बस आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। और ये प्रोसेस भी कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब लास्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गई, हाइड्रोजनेशन हो गई, तो एक बच रही है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, क्या है? बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड heat energy required, ठीक है, to break a bond is called bond energy। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए HCl का बॉन्ड है। ठीक है, तो HCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दोगे, ठीक है,
HCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दोगे तो यहाँ पे हाफ H2 और हाफ Cl2 गैसीय आयन बनेगा। ठीक है, तो इस दौरान जो आप बॉन्ड एनर्जी दे रहे हो इसको तोड़ने के लिए, तो ये एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? वहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे मान लीजिए H का बॉन्ड तोड़ रहे हो और आप यहाँ पर हाफ H2 गैस बना लो। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी गई है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आपकी बॉन्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या कहलाएगी? देखो, तो यानी कि चेंज इन एनर्जी हमेशा क्या कहलाएगी? चेंज इन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बॉन्ड एनर्जी के लिए बात नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? ये जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए ये तो एक सिंगल बॉन्ड वाले एटम्स थे, अगर मान लीजिए आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिया गया, जैसे H2SO4 दे दिया, PCl3 दे दिया, जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो देखो, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज बॉन्ड एनर्जी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी के लिए आप क्या देखोगे? तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो भी आपको दे रखी है, ठीक है, टोटल एनर्जी रिक्वायर अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे H2O ले लेते हैं। ठीक है, अब H2O में जैसे ही आप बॉन्ड एनर्जी दोगे, कोई ना कोई अमाउंट की एनर्जी दोगे, ठीक है, प्लस बॉन्ड एनर्जी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ ना कुछ अमाउंट की बॉन्ड एनर्जी दे रहे हो, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए HO, जैसे आप बॉन्ड एनर्जी दोगे तो क्या होगा? H और O के बीच का जो एक बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया है, जैसे मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आपको कोई भी एक बॉन्ड तोड़ना है, जैसे ये बॉन्ड तोड़ा तो ये बॉन्ड तोड़ के आपने अलग कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गई। तो इस दौरान देखो, मान लीजिए मैंने आपको HO की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, जैसे HO की बॉन्ड एनर्जी गिवन है आपको x किलो कैलोरी। ठीक है, x किलो कैलोरी। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे एवरेज बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एनर्जी मैंने कितनी दे रखी? x, और ऐसे OH वाले बॉन्ड कितने हैं? टोटल 2 हैं, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी? x/2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करी जाती है, देखी जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, सारे टाइप के एंथैल्पी हो गई है। ठीक है, अब कुछ लॉज की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली 2 लॉज की बात करनी है, एक तो लैप्लास लॉ और एक हेस लॉ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ है आपका लैप्लास लॉ। ठीक है, लैप्लास लॉ या इसको लेवोशियर लॉ भी बोला जाता है, और लेवोशियर लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ है। ये सीधा सीधा ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपोजिशन कर रहे हो या डिकम्पोजिशन कर रहे हो, ठीक है, या तो आप कंपोजिशन कर रहे हो, तो जैसे ये ऊपर वाली प्रोसेस जो है आपकी कंपोजिशन है। ठीक है,
ये कौन सी प्रोसेस है, कंपोजिशन है, और ये कौन सी प्रोसेस है, ये आपकी डीकम्पोजिशन प्रोसेस है। तो जब भी आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, चाहे डिकम्पोजिशन कर रहे हो चाहे कंपोजिशन कर रहे हो, तो जो चेंज इन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये कंपोजिशन कर रहे हो, तो अगर इस मान लीजिए ये x कैलोरी हीट जो है एब्जॉर्ब कर रही है, तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन जो है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन जो है x किलो कैलोरी जो है अमाउंट ऑफ हीट निकल रही होगी, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन इंटर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड और डिकम्पोजिशन ऑफ, तो देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड एंड decomposition of that compound in magnitude is equal, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती है, बस उनकी साइन जो है वो ऑपोजिट होती है, विथ ऑपोजिट साइन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिला के CO2 बन रहा है, तो यहाँ पे x किलो कैलोरी ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। वहीं CO2 को डिकम्पोज करके आप कार्बन ऑक्सीजन बना रहे हो, तो उस वक्त x किलो कैलोरी ऑफ हीट रिलीज हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस ये कहना हेस लॉ का है, ठीक है। हो सकता है ये प्लस x हो, वो माइनस x हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, बट मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इतना सा ही लैप्लेस लॉ या लेवस्ट्रियल लॉ, ठीक है। अगला लॉ जो है वो है हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ हीट। तो देखो हेस लॉ बहुत सिंपल सा है, ठीक है। हेस लॉ का कहना ये था कि जब हम एक प्रोसेस देख रहे हैं तो वो उसका पाथ कुछ भी हो, एंथैल्पी ऑफ सबमिशन जो है वो सेम ही आएगी। क्या मैं कह गया, इसका मतलब क्या है। देखो मुझे बात बताओ कि मान लीजिए A से B अगर कोई प्रोसेस हो रही है, ठीक है, A से B अगर कोई प्रोसेस हो रही है, अब जरूरी थोड़ी है A से B जो प्रोसेस बन रहा है, A से B जो बन रहा है वो एक ही पाथ चूज करे। हो सकता है वो ये पाथ चूज कर सकता है कि A से पहले C बना, ठीक है, देन B बना, या हो सकता है A से पहले D बना, D से फिर E बना, ठीक है, और फिर B बना। तो ये A से B ही बन रहा है, यानी कि इनिशियल आपने रिएक्टेंट जो लिया है A लिया है, और फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो B मिल रहा है, लेकिन इनके पाथ अलग अलग है। बात समझ में आ रही। तो लेट सपोज यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ 3 ले लेते हैं, यहाँ पे जितनी एंथैल्पी लगी, यहाँ जितनी एंथैल्पी लगी इसको 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे जितनी एंथैल्पी लगी इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस का नाम है नहीं। और यहाँ पे A से C बनने की एंथैल्पी को हम 1 ले लेते हैं, और यहाँ से एंथैल्पी को बनने को हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरा मुद्दा सुनो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो। आप ये जानते हो कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यानी कि स्टेट फंक्शन है, यानी कि उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि A से B जब प्रोसेस हो रही है, A से जब B बन रहा है, तो यानी कि A से C और C से B बनते वक्त जितनी एंथैल्पी या जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही A से D, D से E और E से B की रिक्वायरमेंट होगी। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि एंथैल्पी ऑफ A से B जो है वो बराबर होगी एंथैल्पी ऑफ 1 प्लस एंथैल्पी ऑफ 2, ठीक है। ए बी के लिए एंथैल्पी A प्लस एंथैल्पी 2, और ये भी बराबर होगा किसके, ये भी बराबर होगा एंथैल्पी ऑफ 3 प्लस एंथैल्पी ऑफ 4 प्लस एंथैल्पी ऑफ 5। यानी कि चाहे आप इस डायरेक्शन में ऐड करो चाहे इस डायरेक्शन में ऐड करो, वैल्यू जो है वो सेम आएगी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ का कहने का मतलब ये है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, द हीट चेंज इन अ कंप्लीट रिएक्शन इज ऑलवेज रिमेन सेम
whether the reaction complete in one step or multiple step. ठीक है, तो the enthalpy of any reaction remain same whether the reaction is carried out in single step or मल्टीपल स्टेप। ठीक है, या तो वो सिंगल स्टेप में करी गई हो या मल्टीपल स्टेप में करी गई हो, तो जो एंथैल्पी है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सारे टॉपिक, सारे लॉज हो गए, सारे एंथैल्पी एनर्जीज हो गई। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अब एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रिक्वायर्ड हीट फॉर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O into its हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज H डिसोसिएशन, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी। ये देखो, ठीक है, H डिसोसिएशन तो दे ही नहीं रखी। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। आप ये जानते हो कि H2O का मॉलिक्यूल कुछ यूं होता है। ठीक है, अब देखो इसको आप तोड़ रहे हो किसमें, ऑक्सीजन और 2 H में। ठीक है, तो यानी कि आप कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे एक तो ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो। ठीक है, और आपको H डिसोसिएशन दे रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप कितने तोड़ रहे हो, 2, तो यानी कि यहाँ पर H डिसोसिएशन जो आएगा, ठीक है, तो जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो बॉन्ड एनर्जी याद है कितनी आएगी, ये तो मैंने सिखाया, ये 2 बॉन्ड तोड़े तो H डिसोसिएशन बाय 2, ये आ जाएगी आपकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, किया हुआ सवाल है ये तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गिवन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड NH, यानी कि सबकी बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है। ठीक है, और इस पर द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं, तो N2 है प्लस H2 है, और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है NH3। ठीक है, 2 मोल, ये 3 मोल और ये 1 मोल। ठीक है, तो NH के लिए जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू कितनी गिवन है, ध्यान से देखो, वो वैल्यू गिवन है 945। ठीक है, ये कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है 3 × 4 3 6। ये कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है 2 × देखो ये कितने NH बॉन्ड है, यहाँ पर 3 NH बॉन्ड है, तो यानी कि 3 × 3 9 1, ये होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहाँ पर NH ये 945, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड दे रखी है आपको डायरेक्ट, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको सम कर लेते हैं, ये आएगा 945, ये कितना आएगा 1308, ये कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 2346। तो यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 2346। ठीक है, माइनस 945 प्लस 1308। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे, तो जब ये आप माइनस करोगे, ठीक है, ये जब आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका -93 किलो जूल। कितना आएगा, -93 किलो जूल, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी गिवन है, किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। देखो NH का बॉन्ड एनर्जी गिवन था, तो टोटल NH के 3 बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे 3 टाइम्स आपकी एनर्जी खर्च होगी, और 2 मोल बन रहे थे, यानी कि डबल एनर्जी यूज होगी। तो किस तरीके से मैंने मोल्स को लिखा है, किस तरीके से मैंने बॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, तो आपको इसके क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से करने हैं, इसी तरीके से फॉलो अप करना है। ठीक है,
तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब आपको अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं और ये सब देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।